Hi, a very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination. आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा एक रेगुलर टॉपिक है बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एंड ऑल्सो योर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। अब हुआ क्या है कि क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी से रिमूव कर दिए गए हैं, सो आई थॉट कि एक वीडियो जहाँ पे हम इन तीनों को बेसिकली समझा पाएँ, ऐसा एक वीडियो होना चाहिए। सो यही है वो वीडियो। अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, प्लीज़ मेक श्योर यू सी इट टू द एंड। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बहरहाल, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अगर हम ये बात करें तो ये बेसिक प्रोसेसेस हैं जो कहीं ना कहीं हर जगह देखे जाते हैं। दे आर सीन इन ह्यूमंस, दे आर सीन इन अदर एनिमल्स और प्लांट्स में भी बहुत स्पेसिफिकली। प्लांट्स में किस तरीके से? जहां आपकी एक्सचेंज हो रहा है। ये प्रोसेसेस बेसिकली किस चीज के लिए है? एक्सचेंज ऑफ समथिंग, है ना? एक्सचेंज ऑफ समथिंग। अब ये समथिंग कुछ भी हो सकता है। आपका वाटर हो सकता है, आपके गैसेस के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, समटाइम्स बहुत डीपली सिचुएटेड चीज़ों में भी आपके आयंस का ट्रांसपोर्ट होता रहता है। सो ये हम एक कह सकते हैं कि जितने भी प्रोसेस हैं ये सब के सब एम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट पर। ट्रांसपोर्ट किसी भी चीज़ का, राइट? बट जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, कई बार हम बहुत टिपिकल एग्जाम्पल्स लेते हैं। वो इसलिए ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजी हो जाए। अब जैसे अगर मैं ऑस्मोसिस समझाऊंगी आपको तो मैं वाटर का एग्जाम्पल दूंगी, राइट? उस तरीके से फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड्स कौन से होते हैं जो ऑस्मोसिस में होंगे वो हम देखेंगे। तो ये पूरे जो हैं ये चीज़ आज हमको समझनी है। पहला अगर मैं बात करूं कि जो हमें पहली चीज़ डिस्कस करनी है वो है आपकी डिफ्यूजन। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता क्या है हमें ये समझना पड़ेगा। डिफ्यूजन बेटा, जब हम कहते हैं किसी सब्सटेंस का डिफ्यूजन हो रहा है तब मैं बात कर रही हूं मूवमेंट की। बट जिन चीजों में मूवमेंट हो रहा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है उनके बीच में। मेजर कंडीशन क्या होती है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration until equilibrium is attained and when the surfaces are in direct contact, right? They are in direct contact. अब आपको कई जगह डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ ये मिल जाएगी कि इट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे मैंने वो सारी कंडीशंस अटैच कर दी हैं जो डिफ्यूजन में होती हैं। सो डिफ्यूजन में सबसे पहली कंडीशन तो हमें पता है कि मूवमेंट है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन कब तक होगी ये मूवमेंट? जब तक आपका इक्विलिब्रियम नहीं आता, जब तक आपका इक्विलिब्रियम नहीं अटेन होता। और जिन सरफेसेस के बीच में डिफ्यूजन हो रहा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होनी चाहिए, यानी कि नो मेम्ब्रेन, है ना? कोई आपकी मेम्ब्रेन नहीं होनी चाहिए बीच में, ना सेमी परमिएबल, ना परमिएबल, ना नॉन परमिएबल, किसी भी टाइप की मेम्ब्रेन नहीं होनी चाहिए। तब जाके वो कहलाएगा आपका डिफ्यूजन। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल पता है क्या होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप एक रूम में बैठे हैं और आपने रूम के एक कोने में एयर फ्रेशनर स्प्रे किया।
जैसे ही वो एयर फ्रेशनर स्प्रे करें, आपको स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रांगली वो स्मेल आती है, जो फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, बहुत स्ट्रांगली फील होती है एक पॉइंट पे। थोड़ी देर में आप देखते हो कि पूरे रूम में से खुशबू आने लग गई है। सो जो गैसेस, एरोसोल था, गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो थे वो पूरे रूम में सर्कुलेट हो गए हैं आपके। बचपन में अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे छोटी क्लासेस में, तो हम एक बीकर में पानी लेते थे और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के क्रिस्टल्स डाल के उसको स्टर करते थे। इनिशियली जहाँ पे क्रिस्टल्स जाते थे वहाँ पर्पल कलर होता था, बट उसके बाद में क्या होता था, जब हम उसको स्टर कर देते थे या छोड़ भी देते थे, पूरा लिक्विड जो है वो धीरे धीरे आपका कलरफुल हो जाता है। सो ये आपकी क्या है, डिफ्यूजन। कोई मेम्ब्रेन नहीं है बीच में, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रोके। हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं। हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, हायर वॉल्यूम लोअर वॉल्यूम, हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब आप एक क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि मैम, ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जब हमारे पास एल्वियोलाई होता है वहां पे इस तरीके से, और उसके बगल से जब कोई कैपिलरी जा रही होती है, राइट, और प्लस उसके बीच में एक बेसमेंट सब्सटेंस भी है, तब भी हम कहते हैं यहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन हुआ है, CO2 और O2 का, है ना। बट यहाँ तो मेम्ब्रेन्स है, कैपिलरी की भी है ना, आपके एल्वियोलस की भी है, तब हम इसको डिफ्यूजन क्यों कहते हैं? हम डिफ्यूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपकी ये थिकनेस है ना बेटा, एल्वियोलस की मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस प्लस आपकी कैपिलरी, ये तीनों की जो थिकनेस होती है वो 1 mm से भी कम होती है, विच इज माइन्यूट, वेरी स्मॉल। इसीलिए यहाँ पे गैसेस जो है वो इधर से उधर आसानी से हो जाती हैं, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता। सो डिस्टेंस अगर बहुत कम भी होगा तो भी आपकी डिफ्यूजन हो सकती है। ये आपके कोर्स में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वहां पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, इसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है, राइट। सो डिफ्यूजन क्या है हमारी? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हो जाता। दूसरा, जब जो आपकी सर्फेसेस हैं वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में है। ये क्या हो गया बेटा आपका? ये हो गया डिफ्यूजन, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में काफी हद तक चीजें सेम है, काफी हद तक चीजें सेम है डिफ्यूजन से, कुछ डिफरेंसेस तो होंगे ही। तो ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं या आपकी जो सब्सटेंसेस हैं मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane, right? ये आपके ऑस्मोसिस की बहुत इंपॉर्टेंट यू कैन से पार्ट है जो आप मिस नहीं कर सकते। अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, डिफ्यूजन। बट जैसे ही आपने ऐड किया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे ही आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐड करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। ऑस्मोसिस बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नहीं हो सकता, और इसको इजीली स्टडी करने के लिए हम वाटर स्टडी करते हैं। वाटर के थ्रू इसकी स्टडीज सबसे बेस्ट होती हैं। यहाँ पे मैं आपको तीनों टाइप के जो टॉनिक वाले सिस्टम होते हैं वो भी समझा दूंगी। आपने लोअर क्लासेस में आई एम श्योर पढ़ा है, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक और लास्टली आइसोटॉनिक, राइट। ये जो टोनिसिटी होती है, क्या चीज? टोनिसिटी। टोनिसिटी यानी कि उसमें कॉन्सेंट्रेशन किसकी कितनी है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि आप एक ही चीज डिसाइड कर लीजिए, या तो सॉल्ट डिसाइड कर लीजिए या फिर आप वाटर डिसाइड कर लीजिए।
टोनिसिटी समझने के लिए, या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम उन चीजों को कहते हैं जब आपका जो सॉल्ट है वो ज्यादा है। ज्यादा किसके कंपेयर में है? क्योंकि हम यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो जनरली हम सेल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट्स जो हैं वो हाइपरटोनिक में काफी ज्यादा होंगे, सॉल्ट्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ज्यादा होंगे। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। तो सॉल्ट्स यहां कम होंगे, किसके कंपैरिजन में? सेल के कंपैरिजन में। एंड लास्टली आइसो, जो आपके सॉल्ट्स हैं यहां पे सेम होंगे, जो आपके सेल में जनरली कंपोजिशन होता है उसके क्वाइट सिमिलर होंगे। अब इसको समझेंगे कैसे, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये 3 बीकर्स हैं, 1 2 एंड योर थर्ड बीकर, ठीक है। अब जो सोल्यूशन के नीचे ये मैंने लिखा हुआ है वैसे ही हम लोग सोल्यूशंस बना लेते हैं कि लेट अस से दिस इज योर हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये आपका हाइपरटोनिक है, ये वाला हम उसे कम करेंगे तो हाइपोटोनिक हो जाएगा, राइट। और लास्टली आपका आइसोटोनिक, यानी कि जो आपके सेल का कॉन्सेंट्रेशन है उसी तरीके से। अब यहाँ पे जनरली जब हम स्टडी करते हैं तब हम एनिमल और प्लांट सेल दोनों को स्टडी करते हैं। एनिमल सेल की सबसे खास बात यह है कि उसमें आपको बहुत आसानी से चीजें दिख जाएंगी क्योंकि वहां सेल वॉल नहीं है, है ना। तो वो बर्स्ट होगा, श्रिंक हो रहा है तो बहुत क्लियरली विजिबल है। प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल होती है तो वहां बर्स्ट नहीं होगा, और इवन अगर वो श्रिंक होगा तो आपका सेल वॉल जो है वो आपकी मेंटेन रहेगी। तो चलिए देखते हैं, हम एनिमल सेल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एनिमल सेल अगर मैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालूंगी, हाइपरटोनिक यानी इस सोल्यूशन में सॉल्ट्स जो हैं आपके क्या है बेटा? ज्यादा है, सॉल्ट्स ज्यादा है, राइट। चलो एनिमल सेल हमने डाल दिया। थोड़ी देर में क्या होगा कि जब ये रियलाइज होगा कि भाई बाहर की तरफ, एनिमल सेल से बाहर की तरफ यानी विद इन द बीकर सॉल्ट ज्यादा है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है, तो क्या होगा? वाटर जो आपके सेल में है, साइटोप्लाज्म, राइट, वहां से मूव करके आपके बीकर में आ जाएगा। यानी जो सेल के अंदर था वाटर वो मूव करके बाहर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस। क्या कहेंगे? एक्सोस्मोसिस। एक्सो मतलब आउट, वाटर। क्या लिखा है? मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके मुकाबले सेल में वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन पे था तो वाटर मूव्ड आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर निकल गया और इस वजह से एक्सोस्मोसिस हुआ। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो आपका सेल था, जो नॉर्मल साइज का था, अब उसमें से वाटर जा चुका है तो क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। जो आपका सेल था यहाँ पे इट विल श्रिंक क्योंकि वाटर जा चुका है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या कहेंगे? प्लाज्मोलिसिस। ये कंडीशन आपकी हो जाएगी प्लाज्मोलिसिस की। क्लियर? तो ये है जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। अब बारी आएगी इसकी उल्टे की। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हम प्लांट सेल भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्लांट सेल डाला, ठीक है, तो होगा क्या? वाटर यहां से भी लूज होगा, एक्सोस्मोसिस यहां भी होगा, बट इसके जो इंटीरियर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट सेल है तो वैक्यूल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, अंदर की तरफ को खिंच जाएगा, लेकिन प्लांट सेल का जो शेप है वो मेंटेन रहेगा क्योंकि आपके पास सेल वॉल है, राइट। वो काफी ज्यादा यू कैन से कि स्ट्रॉन्ग होती है, रिजिड होती है, तो शेप चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे शेप चेंज हो जाएगा और ये क्या कहलाएगा? प्लाज्मोलिसिस कहलाएगा। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं, अब हम एनिमल सेल को अपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। चलिए हमने डाल दिया एनिमल सेल, हमने यहां पे डाल दिया। अब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे सॉल्ट्स जो हैं, हमने कहा सॉल्ट्स यहाँ पे क्या है बेटा? आपके सॉल्ट्स कम है,
तो वो देखेंगे कि यार बेचारे सेल के अंदर तो वाटर बहुत कम है, सॉल्ट ज़्यादा है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये कंडीशन है। तो वाटर विल मूव इनसाइड ऑफ द सेल। वाटर क्या करेगा? सेल के अंदर जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोस्मोसिस, राइट? एंडो मतलब इनसाइड। तो द वाटर विल मूव फ्रॉम द बीकर, बीकर से पानी आपके सेल के अंदर जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा? एनिमल सेल में। क्यों? क्योंकि वहां कोई सेल वॉल नहीं है, वो फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, फूलता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब वो इतना ज्यादा फूल जाएगा कि वो बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि स्वेल होता जाएगा, स्वेल होता जाएगा, इट विल बर्स्ट। सो ये जो है आपका, ये तब पॉसिबल है जब हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो, जहां सॉल्ट्स आपके कम होंगे। अच्छा, सेम चीज अगर मैं यहां पे आपका मान लीजिए कि प्लांट सेल डालती हूं, तो प्लांट सेल भी आपका बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं स्वेल हो जाएगा, बट वो बर्स्ट नहीं होगा। बर्स्ट नहीं होगा क्योंकि उसके पास क्या है? सेल वॉल है। तो सेल वॉल उसका शेप जो है वो मेंटेन करके रखेगी। यहाँ पे बर्स्टिंग ऑफ द सेल वाला फिनोमिनन नहीं होगा। ठीक है? सो ये क्या हो गया? सॉल्ट्स जब बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, वाटर अंदर की तरफ मूव होगा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एंडोस्मोसिस। क्लियर? अब आते हैं हम अपने लास्ट वाले पे, विच इज योर आइसोटोनिक। यहाँ पे जो आपके सॉल्ट्स हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम एज दैट ऑफ सेल है, तो यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होगी। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट, कोई चेंज नहीं होगा, कोई आपकी मूवमेंट नहीं होगी, कहीं से भी सॉल्यूशन इधर से उधर नहीं जाएगा। ओनली इफ कॉन्सेंट्रेशन इज हाइयर तब मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है? सो दिस इज योर ऑस्मोसिस। अच्छा, एक चीज यहाँ पे है कि जो हमने प्लाज्मोलिसिस लिखा था ना बेटा, प्लाज्मोलिसिस तो हो गया, सेल श्रिंक हो गया। श्रिंक को कभी कभी एक और वर्ड लिखा जाता है श्रिवेल, दोनों का मतलब सेम होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सेल श्रिंक हो चुका है, लेकिन जब तक सेल अलाइव है, यानी जब तक सेल जिंदा है, इसको अगर मैं उठा के यहां डाल दूंगी, अगर मैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन से उठा के हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दूंगी, तो ये सेल वापस ही पहले जैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये वाला जो प्रोसेस है, राइट, मैं यहां लिख रही हूं, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीप्लाज्मोलिसिस। क्या कहेंगे? डीप्लाज्मोलिसिस। अच्छा, लेकिन डीप्लाज्मोलिसिस तभी हो सकता है जब सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो। इस कंडीशन को हम डीप्लाज्मोलिसिस नहीं कहेंगे। प्लाज्मोलाइज सेल को, यानी श्रंक या श्रिवेल्ड सेल को उठा के जब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे, तब वो डीप्लाज्मोलाइज्ड होगा। प्लाज्मोलिसिस पहले और फिर डीप्लाज्मोलिसिस। क्लियर? तो ये है आपके 3 फिनोमिनन टोनिसिटी से रिलेटेड, जो आपको ऑस्मोसिस में पढ़ने, यू कैन से कि पता होने चाहिए रादर, बट अगर आपको नहीं पता है तो ये तीनों होते हैं। हाइपोटोनिक, सॉल्ट ज्यादा, हाइपोटोनिक, सॉल्ट्स कम, एंड आइसोटोनिक, जहां पे सॉल्ट्स जो हैं वो आपके सेम होते हैं। अब ऑस्मोसिस यूज कहाँ होता है? ऑस्मोसिस का सबसे ज्यादा यूज होता है प्लांट्स में, जब रूट सेल होते हैं, जो आपके रूट सेल होते हैं, इनको वाटर एब्जॉर्ब करना होता है। इनको वाटर एब्जॉर्ब करना होता है, तो यहाँ पे जो आपके सेल्स होते हैं, उनमें क्योंकि सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो जो आसपास का एरिया है सॉइल, वहां से वाटर अंदर की तरफ मूवमेंट दिखाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे एंडोस्मोसिस, मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ higher concentration to a region of lower concentration. So this is endosmosis. Root hair में सबसे ज्यादा यूज you can say कि इस phenomenon का बहुत importantly होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगेन फिर आ जाएगी कि जो आपके रूट हेयर की है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी एक दो और ऐसी मेम्ब्रेन है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, राइट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो पहले तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, राइट। एक होता है आपका सेलोफेन पेपर, ठीक है, ये भी आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर सकता है। थर्ड होता है आपका एग मेम्ब्रेन। जब कभी अगर आपने अंडा बॉईल किया है तो शेल जो होता है, छिलका जो हार्ड पार्ट होता है, वो निकलने के बाद एक पतली सी लेयर निकलती है, तो वो लेयर जो होती है वो आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं विस्किंग बैग। क्या कहते हैं? विस्किंग बैग। ये जो विस्किंग बैग होता है ये आपका एनिमल ब्लैडर से बनता है और बहुत सॉफ्ट सा होता है। देखोगे अगर आप तो आपको लगेगा ये तो नॉर्मल पॉलिथीन या जो पन्नी जैसे जिसको हम कहते हैं वैसा है, बट दिस इज अ प्रॉपर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इनको छोड़ के और कोई नहीं होती है। अच्छा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जहाँ पे इनमें से हम कोई भी यूज करके डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि किस तरीके से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के होने पर आपका ऑस्मोसिस होता है, राइट। चलिए, विद दिस हम लोग का ऑस्मोसिस खत्म हुआ। अब हम मूव करेंगे अगले इंपॉर्टेंट फिनोमिनन पे जिसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मतलब क्या होता है? जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत एनर्जी फिल्ड रहते हैं पूरा टाइम, तो हम उनको कहते हैं बड़ा एक्टिव बच्चा है ना। सो एक्टिव जहां आ गया यानी आपकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही है, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं प्लांट की बात करूं, क्योंकि इससे पहले हमने वही देखा था, अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट की आपकी, तो जो रूट हेयर होते हैं आपके, राइट, इस तरीके से। जो रूट हेयर होते हैं, बिकॉज वो हमेशा सॉइल के कांटेक्ट में रहते हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, तो यहाँ पे आपके सॉल्ट ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं हमें अभी समझ में आया है, क्योंकि जो सॉइल में आपका वाटर है ऑब्वियसली जो रूट्स हैं उन्हीं के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकता है। तो यहाँ अगर सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं तो ऑस्मोसिस होगा वाटर का और वो आपके रूट हेयर के अंदर जाएगा, एंड देन अंदर जाके जाइलम के थ्रू इट विल मूव, कॉर्टेक्स एंड एवरीथिंग हो गया। बट हमें एक और चीज पता है कि रूट्स को एक और काम होता है। सी व्हेन वी से कि जाइलम का काम क्या है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है दो चीजों का, ठीक है। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स व्हाट? First is water and second is your minerals, ions, है ना। इसकी भी जो मूवमेंट है, इसकी भी जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन करेगा? जाइलम करेगा। अब यहां से वाटर तो चले हमें पता चल गया कि प्रोसेस क्या था, फिर से एक बार बता रहे हैं, एंडोस्मोसिस के थ्रू सॉल्ट्स अंदर जाइलम वैसे आराम से चला गया, फाइन, वेरी गुड। बट मिनरल्स और आयंस का क्या? सी, मिनरल और आयंस के एब्जॉर्प्शन के लिए भी आपका रूट हेयर ही रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि हम जैसे फर्टिलाइजर्स की बात करें, राइट, फर्टिलाइजर्स में कौन आते हैं आपके? एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, है ना, ये तीन तो मेजर है। इसके अलावा क्लोरीन, बोरॉन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन तो है ही। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट आयंस हैं, जो मिनरल्स हैं, इनको भी तो जाना है रूट के अंदर। अब ये रूट के अंदर जाएंगे कैसे? यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है क्योंकि हमें वाटर अंदर लेके जाना है। तो सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखी है? मैंने पहले ही ज्यादा लिखी है। अब अगर मैं यहाँ पे डाल भी दूं, फर्टिलाइजर डाल दिए मैंने और भी बहुत सारे मिनरल्स डाल दिए, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, ऑस्मोसिस ही नहीं होगा। तो ऐसे में हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम एनर्जी यूज करके आपकी जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको पुश करते हैं रूट हेयर में ताकि वो आगे मूवमेंट कर सके। एंड बिकॉज दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी,
हम ये कह सकते हैं कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके खींच के हम मॉलिक्यूल्स अटैच करके जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, आयंस हैं, उनको हम लेके जाते हैं ताकि मूवमेंट जो है वो उनकी होती रहे। अगर यहाँ सॉल्ट्स कम हो जाते तो इनका शायद ऑस्मोसिस हो सकता, बट अगर यहाँ सॉल्ट्स कम हो जाते तो वाटर बाहर आ जाता, है ना, तो वो नहीं चाहते हम। तो मेजर तो रिक्वायरमेंट वाटर है ही ना, प्लांट की बिना वाटर कैसे सर्वाइव कर पाएगा। इसीलिए वाटर को इजीली एब्जॉर्ब करने के लिए हम सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई रखते हैं, बट सॉल्ट्स को, आयंस को, मिनरल्स को खींचने के लिए वी यूज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो ये 3 मेजर फिनोमिनन थे जो आपको याद रखने हैं। इन अ नटशेल अगर हम कहें डिफ्यूजन, ठीक है, ऑस्मोसिस और आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इनमें कुछ मेजर से पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। अगर एक एक करके बात करें, अगर मैं बात कर रही हूं मूवमेंट कहां से कहां तक की है, तो मूवमेंट में आपको दिखेगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, डेफिनेशन में ही है ना। यहां पे भी सेम रहेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चेंज हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्ट्स का हमने देखा ना, रूट हेयर के अंदर ज्यादा था, तब भी मूवमेंट हुई है। सो मूवमेंट कहां से हुई है, सॉइल से, जहां पे कंपैरेटिवली लोअर कॉन्सेंट्रेशन थी सॉल्ट्स की, वहां से आपकी हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। सो दिस इज मूवमेंट को लेके। ठीक है, सेकेंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी यहां नहीं चाहिए, एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, एनर्जी यहां भी आपकी नहीं चाहिए, नहीं रिक्वायर्ड ही नहीं है, बट आपकी एनर्जी यहां चाहिए, आपको एनर्जी यहां पे चाहिए होगी, क्योंकि उसके बिना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन। डायरेक्ट है या मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन डिफ्यूजन में नहीं चाहिए, इट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो जाएगा, पर यहां पे आपको मेम्ब्रेन चाहिए, एंड इवन मेम्ब्रेन आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे भी चाहिए, राइट। सो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव प्रॉपर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में भी कौन सी आपकी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ये आप कह सकते हो कि 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो आपके डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप देख सकोगे। ठीक है, सो आई होप द वीडियो वाज क्लियर टू यू। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे किसी और टॉपिक को लेंगे, किसी और टॉपिक को देखेंगे, तब तक के लिए मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो कीप स्टडिंग, ताकि आगे जो मैं टॉपिक्स बताऊं वो भी आपके लिए क्लियर होते जाए। आप चाहते हैं कोई हम टॉपिक बनाए तो उस पर हमें प्लीज कमेंट करके बताइएगा, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि उसकी नोटिफिकेशन आए। टेक केयर, थैंक यू।